कहानी एक जनप्रिय विधा है। इसी श्रृंखला में आज साहित्य निधि में सुनिए लेखक उदय प्रकाश जी की एक प्रसिद्ध कहानी 56 तोले की करधन। तो शुरू करें कहानी। रात घर में अंधेरा बहुत होता था, दूसरे घरों से कहीं बहुत ज़्यादा और गाढ़ा। दीवारें पूरी तरह उसमें डूब जाती, हवा बहुत भारी और घनत्व वाली हो जाती, जिसमें कई तरह की गंध घुली होती। कई बार मुझे लगता उसमें केवड़े की गंध है, जबकि आसपास कहीं भी पूरे गांव में केवड़ा नहीं था। कभी उसमें हमारे गांव के बाहर की मछलियों से भरे तालाब की पानी की गंध होती। मछलियों के पसीने से हमारे फेफड़े भर जाते, सांसें भारी हो जाती और हम हर जगह नमी महसूस करते। और ऐसा भी कभी कभी होता कि हवा में किसी सड़ती हुई चीज़ की बू एक बारीक और महीन परत की तरह सारे घर में व्याप्त हो जाती। इस बू के फैलते ही यहाँ से वहाँ तक एक अदृश्य डर की परछाई भी पसर जाती। अम्मा कहती, लगता है कहीं कोई चूहा मर गया है। उनकी आवाज़ में अनिश्चय और भय एक साथ होते। फिर वे धीरे से अपने आप को आश्वस्त करती हुई कहती, मुन्ना, जाकर अंधियारी कोठरी में देखना तो दादी क्या कर रही हैं। मैं जान जाता कि अम्मा के भीतर उस सड़ती हुई बू के साथ छाया हुआ डर बैठ गया है और उन्हें दादी के बारे में आशंका हो रही है। हम सब दादी को अक्सर भूल जाते थे और कभी कभी तो महीनों उन्हें नहीं देखते थे। ना वे हमारी आंखों के सामने कहीं होती, ना हमारी स्मृति में उनका कोई अस्तित्व रहता। जिस कोठरी में दादी शीशम की एक पुरानी खाट पर सोती रहती थी, उस कोठरी का नाम अंधियारी कोठरी रख दिया गया था। वो एक बहुत छोटा, सकरा और ज़मीन में धंसा हुआ अंधेरा कमरा था, जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिसकी चौखट इतनी नीची थी कि लगभग बैठकर उस दरवाजे से कमरे में उतरना पड़ता था। कमरे का फर्श ज़मीन की सतह से कम 1.5 बित्ता नीचे था। वहाँ हमेशा अंधेरा होता था, दिन में भी। दादी कई दिनों बाद या कभी कभी कई महीनों बाद उस कमरे से बाहर निकलती थीं। वे शायद कमरे में ही किसी कोने में पेशाब करती थीं, क्योंकि अंधियारी कोठरी की बंद गाढ़ी हवा में अमोनिया की तीखी गंध मौजूद होती। दादी के शरीर से भी ऐसी ही गंध आती थी। मुझे पूरा यकीन था कि दादी कमरे के अंधेरे में सारी चीज़ें साफ साफ देख लेती हैं। एक दो बार जब अम्मा ने सड़ती हुई बू से डरकर मुझे दादी को देखने भेजा था और जब मैंने अंधियारी कोठरी में झांक कर देखा था, तो वहाँ अंधेरे में जिधर दादी की खाट थी, उधर 2 जलती हुई कंजी आँखें दिखी थीं। अंधेरे में बिल्ली की आँखें भी इसी तरह जलती हैं। मैं जब पुकारता, दादी ओ दादी, तो घर्राती हुई हूँ की आवाज़ उन्हीं आँखों में से आती। मैं फ़ौरन अंधेरे में दौड़ता हुआ लौटता और ज़ोर से कहता, अम्मा, दादी तो जिंदा हैं। तो अम्मा ज़ोरों से डांटती। अगर मैं ये कहता कि अम्मा, दादी तो नहीं सड़ रहीं, ये बदबू किसी और मरी हुई चीज़ की है, शायद तब भी अम्मा डांटती। इसलिए पिछले कुछ दिनों से जब भी घर में रात वाली बू फैलती और अम्मा डर कर मुझे अंधियारी कोठरी में भेजती, मैं झांक कर दौड़ता हुआ आता और गाता हुआ बताता, दादी बोली हूँ। लेकिन रात में बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता था, ख़ास तौर से उस काली बिल्ली से जो सिर्फ रात में ही आती, छप्पर से उतरती, पूरे घर में घूमती और कभी कभी हमारी खाट के नीचे बैठ जाती। उसकी आंखें भी कंजी और जलती हुई थीं। उनके भीतर से एक मध्यम मैली पीली रोशनी निकलती रहती थी। जितना ही गाढ़ा अंधेरा होता, उतनी ही साफ व चमकती आंखें होती। बिल्ली रात में विलाप करती और तब मुझे महसूस होने लगता कि वो बिल्ली और कोई नहीं, दादी ही हैं। शायद यही रूप धरकर वो सारे घर की टोह लेती थीं। हमारे गांव की औरतें ऐसे कई किस्से सुनाती जिनमें होता कि कुछ औरतें जादू टोना सिद्ध करके किसी भी चीज़ में अपने आप को बदल लेती हैं। ऐसी जादुई औरतों को टोनही कहा जाता और बिल्ली उनका सबसे पसंद रूप होती थी, क्योंकि बिल्ली अंधेरे में भी देख सकती थी। लेकिन उन दोनों दादी ही नहीं, हर औरत मेरे लिए आश्चर्यजनक होती। मैं लगातार शक करता, इस फिराक में रहता कि जब वो औरत किसी और चीज़ में बदल रही हो, तब मैं उस घटना को देख लूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। दादी भी कब बिल्ली में बदलती मैं जान ना पाता। चाची, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके दिल की जगह पर लकड़ी का चौकोर टुकड़ा लगा हुआ है, जिसे उन्होंने चाचा के भाग जाने और अपने बच्चे ना होने पर लगवा रखा है, बहुत क्रूर थीं।
वे गालियाँ भी दे लेती थीं। उन्होंने एक बार बतलाया था कि कई साल पहले जब दादी जवान थीं और बहुत सुंदर थीं, उनका मेल जोल गांव की नाइन के साथ हो गया था। नाइन टोना जानती थी और उससे थोड़ा बहुत दादी ने भी सीख लिया था, लेकिन किसी किसी पर टोना उलट भी जाता है। दादी के साथ यही हुआ था। उनकी सुंदर देह धूप में निकलते ही जिस पर फफोले पड़ जाते थे और जिससे गर्मियों की रात में बेले की गंध फूटती थी, वो शरीर टोना उलट जाने से तांबाई और फिर कत्थई हो गया था। उसके एक के बाद एक 13 बच्चे हुए थे, जिनमें सिर्फ पिताजी, जसी डीह वाली बुआ और चाचा जिंदा बचे थे। चाची बतलाती थीं कि दादी का अधूरा टोना ही उनके बच्चों को खा जाता था। वो दादी के टोने का ही असर था कि पिताजी और चाचा जी कभी घर में नहीं टिक पाते थे। हमारा घर एक कमज़ोर, बीमार और धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ घर था। छप्पर की हर लकड़ी में, हर मयार, बीम और बड़ेरी में घुन लगे थे, जो दिन भर सफ़ेद बुरादा नीचे गिराते थे। दिन भर में हर चीज़ पर हर जगह बुरादा जम जाता। शाम को अम्मा झाड़ू लगाती तो आंगन में कोने में बुरादे, गर्द और ईंट के चूरे का ढेर इकट्ठा हो जाता। अम्मा इस बात को जानती थीं कि घर की दीवारें भीतर भीतर खोखली हो चुकी हैं और वहाँ पर एक दूसरा ही जीवन और संसार चल रहा है। ये संसार चूहों, कई रंगों के विचित्र कीड़ों और ऐसे अदृश्य प्राणियों का संसार था जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते थे। वहाँ का अपना अलग ही नियम रहा होगा। हमारा बाहर का संसार उस दूसरे संसार के लिए खाद और हवा की तरह था। हम सब घर के ख़त्म होने के बारे में जानते थे। ये कभी भी अचानक चुक सकता था। रात में जब हर जगह बिल्कुल सन्नाटा होता और मछलियों के पसीने की बीसर गंध से भरी भारी हवा में घर डूब जाता, तो दीवार के भीतर के संसार की कुछ विचित्र और बारीक आवाज़ सुनाई देने लगती। लगता वहाँ किसी और ही अपरिचित और अज्ञात भाषा में कोई धीरे धीरे फुसफुसा कर बात कर रहा है। ये बातें हमारे अपने संसार की नियति और मृत्यु के बारे में होती। कई चीज़ों के टूटने और बनाए जाने की खटपट सुनाई देती। वहाँ कुछ नया रचा और गढ़ा जा रहा था। कभी लगता कि घर की सारी दीवारों के खोखल में यहाँ से लेकर वहाँ तक एक बहुत बड़ा अजगर सोया हुआ है, जिसकी तपती हुई भाप से भरी सांस हमारी सांसों और सपनों तक पहुँच रही है। मैं बिल्ली, दादी और टोने से ही नहीं, घर की दीवारों से भी डरता था। मुझे विश्वास था कि अगर कान लगाकर मैं दीवार के साथ खड़ा हो जाऊं, तो उस दूसरे संसार का बहुत सारा भेद मेरे सामने खुल जाएगा। लेकिन ऐसा सोचते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। मैं उस विचित्र, अज्ञात और अदृश्य भाषा को सुन सकने का साहस ही अपने भीतर पैदा न कर पाता, जो दूसरे संसार की भाषा थी। मुझे लगता कि अगर उस भाषा का कोई शब्द मैंने सुन लिया और अगर मैं उसका अर्थ समझ गया, तो मैं जिंदा बिल्कुल नहीं बचूंगा। लेकिन दादी के बारे में मेरा अनुमान था कि वे न सिर्फ उस भाषा को जानती हैं, बल्कि संसार की बहुत सी घटनाएं उन्हीं के इशारे पर हो रही हैं। हमारे घर को विनाश की ओर ले जाने वाली हर विपदा और दुर्घटना के अदृश्य धागों का हर छोर उनकी उंगलियों में बंधा है। अपनी अंधियारी कोठरी में महीनों तक दिन रात आखिर वे क्या करती रहती हैं? दादी हमारे घर की शत्रु थीं, ये उन्हें भी पता था, हमें तो खैर था ही। वे ये भी जानती थीं कि रामे मतलब मेरे पिता के अलावा उनकी बात कोई और नहीं समझ पाता था। वे 80 साल की हो चुकी थीं और अपने साथ साथ हमारे घर को भी ख़त्म कर डालने के लिए किसी खेल या जादू में संलग्न थीं। उस जादू के असर से हमारा घर भी 80 साल का हो चुका था और हम सब महसूस करते कि हमारे फेफड़े और हड्डियाँ 80 साल पुरानी हैं। हम नष्ट होने से बचना चाहते थे। दादी दिन भर सिर्फ एक बार खाना खाती थी। जस्ते का एक बहुत पुराना तुचका मुचका भगोना था। उसी में दाल, भात, चटनी, सूखी मिर्च डाल दी जाती और अम्मा उसे अंधियारी कोठरी के ड्योढ़ी पर रखाती थीं। कई बार तो कई दिनों तक हर रोज़ भगोना ज्यों का त्यों भरा हुआ लौट आता। फिर उस खाने को कोई नहीं खाता था। कई बार लोग दादी के बारे में बिल्कुल भूल जाते, उनकी कहीं चर्चा ना होती। ऐसा महीनों होता। फिर किसी दिन हम देखते कि आंगन के कोने में जहाँ अम्मा घर भर के कूड़े का ढेर इकट्ठा करती थीं, दादी उसी ढेर के ऊपर सफ़ेद मैली धोती में अपनी हथेलियों में अपना माथा थामे बैठी हुई हैं। चाची उन्हें देखते ही कहती, निकली है आज बुढ़िया फिर से।
घर में ज़रूर कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। दादी के बाहर निकलते ही पूरे घर में एक अजीब सी तेजी और हलचल पैदा हो जाती। चाची लगातार बड़बड़ाती, बुआ दादी के बगल में धम धम पैर पटकती हुई निकलती, अम्मा सारे घर में झाड़ू लगाने लगती और पुराने चिथड़े टूटी फूटी चीज़ें बाहर आंगन में फेंकने लगती। हर कोई दादी को न देखने का अभिनय करता, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि पूरा घर दादी के बाहर निकलने के कारण ही पानी भरे कटोरी की तरह भीतर से हिल उठा है। दादी के कारण ही हर कोई व्यस्त बन गया है। बुआ, चाची और अम्मा की आवाज़ें तेज हो उठी हैं। मैं जानता था कि ये सब कुछ गति नहीं है, बल्कि दादी के प्रति सबकी शत्रुता और घृणा का ही बदला रूप है। दादी के बाहर निकलते ही पूरा घर किसी नाव की तरह डगमगाने लगता और दादी के खिलाफ किसी सेना की तरह संगठित हो उठता। दादी उसी कूड़े के ढेर पर बोरी बिछाकर बैठी रहती, कभी कभी कोई थैली सिलती हुई दिखती। एक बार मैंने देखा था कि मुझे अपनी ओर ताकते हुए पाकर दादी के चेहरे की सारी झुर्रियाँ अचानक सिमट कर एक बहुत ही लाचार हंसी में बदल गई थी। उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया था। ये बाहर के संसार के प्रति दादी की पहली और अकेली प्रतिक्रिया थी। शायद वे सुई में धागा नहीं डाल पा रही थीं इसलिए, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं दादी मेरे शरीर में चुपके से अपना टोने वाला बाल ना चिपका दें। चाची ने एक बार बतलाया था कि टोने वाली औरतें कभी कभी बच्चों के शरीर पर अपना एक बाल चिपका देती हैं, फिर बाद में उस बाल को टोने से वापस बुलाकर जब वे उसे दूध भरे कटोरे में डालती हैं तो पूरा दूध खून हो जाता है। ये सारा खून उसी बच्चे का होता है जिसे टोने वाला बाल सोख कर अपने साथ ले आता है। मैं इसलिए डरा, कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मेरा शरीर कागज़ जैसा सफ़ेद हो जाएगा। दादी किसी बूढ़े गिद्ध की तरह दिखाई देती, जिसके सिर और गर्दन के सारे रोएं झड़ जाते हैं और एक पतली बीमार झुर्रियों भरी गर्दन और नंगी खोपड़ी वहाँ बचती है। इस खोपड़ी के भीतर का दिमाग अपने अंतिम समय की सारी आवाज़ों को धीरे धीरे सुनता रहता है। मुझे दादी पर दया भी आती, लेकिन वे हमारी शत्रु थीं क्योंकि उनके पास एक 56 तोले का सोने का कर्दन था जिसे उन्होंने घर में कहीं फर्श में, दीवार में या पिछवाड़े के कुएं के पास या फिर आसपास के किसी पेड़ के नीचे गाड़ कर छुपा दिया था। रात में जब घर का सारा काम निबट जाता तो लालटेन के पास चाची, बुआ और अम्मा बैठ जाती। घर में वही अकेली लालटेन थी। अम्मा सबके खा चुकने के बाद बर्तन वगैरह धोने के काम से निपट कर खाती थीं। अपना खाना लेकर वो लालटेन के पास बैठ जाती, रोटी के हर कौर को देर तक देखती, फिर उसमें से हर बार कोई ना कोई चीज़ खोज कर बाहर गिराती और देर तक उसे धीरे धीरे चबाती रहती। उनका बोलना इस बीच जारी रहता। बुआ की शादी उड़ीसा के पास जसीडीह में हुई थी और 1 साल में ही फूफा की मौत के बाद वे वापस हमारे घर लौट आई थीं। तब से 10 साल से वो इसी घर में थीं। वे हर बात को आश्चर्य के साथ बोलती थीं, इसलिए उनकी आंखें हमेशा फटी हुई रहती थीं। उन्हें देखकर लगता कि सारा संसार उनके लिए आश्चर्यजनक है, हर चीज़ गोपनीय है। चाची का कद बहुत छोटा और शरीर बहुत दुबला था। उनकी उम्र 50 के आसपास थी और अभी तक उनकी कोख खाली थी। उन्होंने अपने दिल की जगह पर लकड़ी का चौकोर टुकड़ा लगवा रखा था, इसलिए वे क्रूर थीं। उन्होंने एक बार मेरी बाह पर गर्म करछुल दाग दी थी, जिस पर अम्मा के साथ उनकी खूब लड़ाई हुई थी। शायद उसी दिन अम्मा ने चौकोर टुकड़े वाली बात मुझे बतलाई थी। लालटेन की मटैली धुंधली रोशनी पूरे घर के अंधेरों को देखते हुए बहुत कम होती थी। रात में घर की बहुत सारी चीज़ें भारी हवा, रहस्यपूर्ण गंधों और विचित्र ध्वनियों में डूब जाती। दीवारों के खोखल का संसार जीवित होता और वहाँ की अदृश्य हलचलों की आहट हम तक पहुँचती। हम सब लालटेन के पास सिमटे बैठे रहते। वे बातें जो अम्मा, बुआ और चाची के बीच होती अंतहीन थीं और किसी बहुत बड़ी कहानी के संवाद की तरह लगती। मैं चुपचाप उन्हें सुनता रहता और सोचता कि बड़ा होने पर मैं इस घर पर ज़रूर कहानी लिखूँगा। अम्मा के मुंह में कौर भरा होता, चेहरा लालटेन की धुंधली रोशनी में बहुत पुराना, जर्जर और बीमार लगता और वे कहती, अगर माँ जी मतलब दादी करधन दे दें तो ये घर अब भी बच सकता है। चाची कहती, मेरी बात गांठ बांध लो, बुढ़िया जब मरेगी तो उसकी आँत से करधन निकलेगा। जीते जी वो बताने से रही। अम्मा का चेहरा काला पड़ जाता। भगवान किसी को ऐसी माया का रोग ना दे कि वो किसी का न रह जाए। बुआ अक्सर चुप रहती। मुझे ताज्जुब होता
कि दादी उनकी माँ थीं। लगता कि दादी सबको भूल चुकी थीं, बुआ, रामे और चाचा को भी। यह पूरा संसार उनके लिए अपरिचित और अज्ञात था। अब शायद उन्हें सिर्फ दीवार के भीतर वाले संसार की जादुई भाषा भर आती थी। हमारी भाषा वे भूल गई थीं, इसीलिए कोई उनकी बात नहीं समझ पाता था। सिर्फ पिताजी ऐसे थे कि जब वे 3-4 महीनों बाद कलकत्ते से लौटकर आते तो हर बार पहले दिन 1-2 घंटे दादी की अंधियारी कोठरी में ज़रूर बैठते। वे दादी से बातें करते। दादी उनकी माँ थीं, उन्होंने पिताजी को जन्म दिया था। वो 56 तोले का करधन दादाजी लेकर आए थे। दादाजी हमारे घर की कहानी के नायक थे। उन्होंने सारे संसार की यात्रा की थी और बड़े बड़े कारनामे किए थे। मुझे लगता कि पूरी दुनिया उनके बारे में जानती होगी। उनकी एक धुंधली सी तस्वीर अम्मा की कोठरी में लटकी हुई थी। वो अकेली तस्वीर थी जो नमी और समय के असर से कांच के साथ चिपक कर धीरे धीरे गल रही थी। दादाजी के सिर पर मराठी पगड़ी थी, जांघों में बंदूक टिकी हुई थी और बड़ी बड़ी मूछें थीं। लालटेन की रोशनी में जब भी सोने की गर्दन का जिक्र होता, दादाजी की भी कहानी शुरू हो जाती। अम्मा बताती कि दादा को चिड़िया पालने का बड़ा शौक़ था। गांव के तालाब की हर बत्तख से उनकी पहचान थी और दादा हर बत्तख को उसके अलग नाम से बुलाते थे। कई को वे अपने साथ अपने घर ले आते, फिर तो सारे घर में बत्तखें ही बत्तखें होती, हर जगह बड़ी आफत होती। दादा को पता रहता था कि जंगल के किस पेड़ की किस डाल पर कौन सी चिड़िया के बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। वे सिर्फ बत्तखों से ही नहीं, कौवों और बैलों से भी बातचीत कर सकते थे। वे कई बार चींटियों से पूछकर बिल्कुल सही सही बता देते कि पानी बरसेगा या नहीं। गांव के उसी तालाब में जिसमें दादा की सारी बत्तखें, पनडुब्बियाँ, चाहे, मटावर, टिटहरी, बगुले और जाने कौन कौन सी चिड़िया रहती थीं, अंग्रेज अफसर अपनी गोरी मेम के साथ आकर 12 बोर के छर्रों से बत्तखों को मार कर ले जाता था। दादा कभी कभी उदास होकर तालाब से लौटते और बुदबुदाते, आज गोरे ने मोहन, सावंत और दूजी को मार डाला। अम्मा बताती हैं कि एक शाम दादा आंगन में खाट पर लेटे हुए चुपचाप आकाश में अभी अभी उभरते हर नगरा, ध्रुव और शुक्वा तारों को देख रहे थे कि अचानक शाम का नारंगी नीला आसमान चिड़ियों से भर गया। सारे संसार की चिड़ियाँ वहाँ आकाश में पागल होकर चीख रही थीं। दादा के पैर पर एक जल मुर्गाबी गिरी। वो खून से तर थी, सारे शरीर में छर्रे थे और गर्दन आधी कट चुकी थी। दादा ने अपनी बंदूक की नाल साफ की, उसमें कारतूस भरे, सिर पर पगड़ी रखी और तालाब की तरफ चले गए। इसके बाद कहते हैं, दादा ने तालाब की दूसरी मेंढ पर खड़े होकर अंग्रेज अफसर से कहा कि इस तालाब में चिड़ियाँ मारना जुर्म है। सारी चिड़ियाँ मेरी घरेलू और पालतू हैं और तुम आज के बाद से शिकार खेलने के लिए इस तालाब पर मत आना। उस दिन अंग्रेज अफसर अकेला था, इसलिए वो चुपचाप अपनी मेम के साथ चला गया। लेकिन दूसरे दिन दादा के सारे खेत कुर्क कर लिए गए, जानवर हाँक ले जाए गए और हमारे गांव को बागी गांव घोषित कर दिया गया। जब अंग्रेज अफसर हर रोज़ शाम को आता, तालाब में 12 बोर के छर्रों से चिड़ियों को मारता। दादा आंगन की खाट में लेटकर चुपचाप देखते कि आकाश चिड़ियों से भर गया है। लहूलुहान मुर्गाबियाँ, घायल बत्तखें, चीखती हुई टिहरियाँ और डरे हुए बगले। अम्मा बताती कि जिस रोज़ उस अंग्रेज अफसर ने गुस्से में पागल होकर धाएं धाएं तालाब की बत्तखों पर बंदूक दागी थी, वो वही दिन था जब पंजाब के जलियांवाला बाग में गोली चली थी। एक दिन दादा ने फिर अपनी बंदूक साफ की और तालाब की दूसरी मेड़ पर लगे आम के पेड़ की डाल पर पत्तों के पीछे बैठ गए। अंग्रेज़ अफसर अपनी मेम और कारिंदों के साथ आया था। वो सामने की मेड़ पर आम की डाल पर बने मचान पर बैठा था। दादा ने चिल्लाकर दूसरी मेड़ से आवाज़ दी, आज से सब बंद लाट साहब, मैं तालाब का मालिक और चिड़ियों का मालिक, तुम्हें हुक्म देता हूँ। लेकिन दादा तो आम के पेड़ में छिपे हुए थे, ना उन्हें अंग्रेज़ अफसर देख पाया न उसके कारिंदे। सबने समझा उनके भीतर का डर बोल रहा है। अंग्रेज को गुस्सा भी आया। अंग्रेज उस वक्त सारे हिंदुस्तान के राजा थे और यहाँ एक बत्तख मारने पर दादा की आवाज़ खिलाफत में उठ रही थी। अंग्रेज अफसर ने मचान से जल मुर्गाबियों के झुंड पर निशाना लगाया। धाएं, बंदूक चली और कारिंदों ने देखा कि पूरा आसमान चीखती हुई चिड़ियों से भर गया है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि इस बार ऊपर से मरी हुई मुर्गाबियाँ नहीं गिरी अंग्रेज़ अफसर की लाश। दरअसल 2 बंदूकों के घोड़े एक साथ दबे थे।
दादा परली वाली मेड़ के नीचे उतरे, अपनी बंदूक की नाल का धुआं साफ किया, चिड़ियों की ओर देखकर मुस्कुराए, फिर हाथ हिलाया और फरार हो गए। अम्मा बतलाती हैं कि फिर 25 साल तक दादा का कहीं पता ही नहीं चला। कोई कहता वे साधु हो गए, कोई कहता डाकू। जमीन सारी कुर्क हो गई थी, खाने के लाले पड़ गए थे। दादी घर में अकेली तीनों बच्चों यानी पिताजी, चाचा और बुआ को पालती रहीं। उस जमाने में दादा के बारे में हजारों किस्से घर घर चलते कि दादा जर्मनी गए, फिर रूस गए, समुद्र में तैरकर अंग्रेज़ों के जहाज़ के पेंदे में छेद कर दिया, ट्रेन में डकैती डाली। कोई कहता कि मुठभेड़ में उन्हें मार डाला गया, फांसी दे दी गई, कैंसर से मर गए। लेकिन दादा 25वें साल बृहस्पतिवार की शाम कार्तिक के महीने में दीपावली के ठीक एक दिन पहले लौट आए। वे बिल्कुल बूढ़े और दुबले हो गए थे, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, सिर गंजा हो गया था। और कहते हैं दीपावली की रात उन्होंने दादी को 56 तोले का सोने का करधन दिया था। उसी साल आज़ादी मिली थी, उसी साल दादा लौटे थे, लेकिन उसी साल वे बीमार हो गए थे। कहते हैं दादा जब मजबूत थे तो एक बार वे चलती हुई रेल के इंजन को रोककर उसे ठेलते हुए 1.5 मील तक पीछे ले गए थे। लेकिन आज़ादी के बाद उनसे अपना टट्टी वाला लोटा भी नहीं उठता था। उन्हें दमा था और वे हाँफते रहते थे, जब तक पिताजी, चाचा और बुआ खूब बड़े हो गए थे। बुआ कहती हैं कि जिस साल से आज़ादी मिली उस साल से वे सारे लोग बीमार हो होकर मरने लगे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। दादा भी उसी साल मर गए। आखिरी दिनों में उनके मुंह पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी रहती थीं और दादा का बूढ़ा चेहरा गुड़ के ढेले की तरह चिपचिपाता रहता था। दादा भी बूढ़े गिद्ध की तरह लगने लगे थे और वे चिड़ियों की भाषा भूल गए थे। जिस दिन वे घर लौटे थे उसी दिन वे तालाब गए थे, लेकिन वहाँ किसी भी बत्तख ने उनको नहीं पहचाना था। सारी पुरानी बत्तखें ख़त्म हो चुकी थीं। उनकी नई पीढ़ी के लिए दादा बिल्कुल अजनबी थे। वे भीतर से टूट गए थे। सब बदल गया। सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा था। उनका टट्टी वाला पीतल का लोटा अब भी हमारे घर की अटारी में था, जिसे मैं नहीं उठा पाता था। अम्मा, बुआ, चाची सबके चेहरे लालटेन की पीली बीमार रोशनी में दीमक लगी किसी पुरानी किताब के पन्नों में बने धुंधले चित्रों की तरह लगते। मछलियों के पसीने से भरी बीसर हवा में उनकी आवाज़ें कुछ देर तक तैरती, फिर भीग कर कहीं गिर जाती। हम सब जानते थे कि हमारा घर अब धीरे धीरे धूल में बदल रहा है। अम्मा भी धूल हो रही हैं। पिताजी साल में 2-3 बार ही आ पाते। वे कलकत्ता में किसी मारवाड़ी सेठ के कपड़े की दुकान पर मुनीमी का काम करते थे। चाचा पहले आते थे, लेकिन पिछले 4 सालों से नहीं आए थे। कभी कभी उनका 50 रुपये का मनी ऑर्डर आ जाता था। बुआ और अम्मा एक दिन आपस में बात कर रही थीं कि चाचा ने गुवाहाटी में किसी असमिया कुंजड़िन को रख लिया है। वो बड़ी खूबसूरत है और टोना जानती है। चाचा जब भी कभी घर लौटने की बात सोचते हैं, वो उन्हें बैल बनाकर खूंटे से बांध देती है। बुआ कहती कि अगर चाची ने बच्चे पैदा किए होते तो चाचा ज़रूर घर आया करते। आखिर पिताजी आते हैं। पिताजी एक बार मुझे अपने साथ कलकत्ता ले जाने की बात कह रहे थे, लेकिन वहाँ उनके पास जगह ही नहीं थी। सेठ की दुकान में पिछले 12 साल से सोते थे। पिताजी ने भी दादी से एक बार 56 तोले के करधन के बारे में पूछा था, तो दादी बहुत देर तक चुप रही थी। फिर उन्होंने कहा था, रामे, जब तेरे पिता फिरंगी को मारकर फरार हुए थे तब मेरे पास 10 तोला सोना था। मैंने अपने तीनों छौनों को किस किस तरह से पाला पोसा, तुम दोनों भाइयों को पढ़ाया। 4 तोला सोना बचा था, जिसे मैंने दोनों बहुओं में बराबर बराबर बांटा। और इस पर भी तुम सबने मिलकर मेरे साथ जो किया है बेटा, उसे भगवान ही नहीं सारा गांव देख रहा होगा। दादी रोने लगी थी। फिर कहा, अभी तो बेटा बहू दाल भात ड्योढ़ी पर रख जाती है। करधन मैंने दे दिया तो फिर कौन सी आस रह जाएगी। करधन हो कि ना हो, वो मेरे लिए और तुम सबकी आस के लिए ज़रूरी है बेटा। चाचा और पिताजी ने तमाम घर छान मारा था। ज्योतिषी से गुप्त धन के बारे में पंचांग दिखाकर कई जगह खुदाई की थी, कटोरा चलवाया था, लेकिन दादी ने करधन पता नहीं कहाँ छुपा रखा था। एक बार अम्मा ने सपना देखा कि करधन आंगन में तुलसी के चबूतरे के भीतर ईंटों के बीच एक कांसे की हंडी में रखा है और 3 सफ़ेद सांप उस पर पहरा दे रहे हैं। तुलसी का चबूतरा तोड़ा गया। एक बार तीजे के दिन दादी को खाट समेत आंगन में लाकर डाल दिया गया।
बुआ ने सरसों के तेल की मालिश की, दादी की कंघी करके उनका जूड़ा बांधा गया। हलवा, खीर, आलू गोभी की सब्जी और पूरी बना बनाकर अम्मा उन्हें खिलाती रहीं। उन्हें पंखा जला गया। बुआ, चाची और अम्मा बातों के दांव पेच लगाकर दादी से भेद पाने के लिए जूझती रहीं। उधर इसी बीच अंधियारी कोठरी के फर्श को पिताजी सब्बल से जगह जगह खोदते रहे, लेकिन करधन कहीं नहीं मिला। एक बार दादी को गर्मी लग गई थी। वे कई दिनों तक अंधियारी कोठरी के बाहर नहीं निकलीं, बस कराहती रहती थीं। चाची के दिल की जगह पर तो लकड़ी का चौकोर टुकड़ा था। उन्होंने कहा, यही वक्त है, अभी बुढ़िया बता दे तो बता दे, वरना पता नहीं कब ये सांस छोड़कर चल बसे। कहते हैं चाची ने दादी को बीमारी में भी बहुत डराया धमकाया। छुरा चमकाती रहीं, दादी का गला दबाया और नाक और मुंह बंद करके उनकी सांस भी देर तक रोकी। सांस रुकने से दादी का शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं बताया कि करधन कहाँ है। एक बार 1 महीने तक दादी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया गया। अम्मा, चाची और बुआ अंधियारी कोठरी की चौखट के पास खड़ी होकर दादी को सुनाकर कहती कि अब तो घर की ईंट बेचने तक की नौबत आ गई है। किसी के पेट में दाना नहीं है। रामे ने पैसा देना बंद कर दिया है। कोई सोना लेकर स्वर्ग नहीं जा सकता। रास्ते में यमदूत छीनकर भैंस के पेट में डाल देते हैं या वो यहीं रह जाता है। ऐसा सोना जिसके रहते बच्चा भूखा मर जाए वो गू हो जाता है, दीमक उसे खा जाते हैं। पता नहीं दादी ये सब सुनती थी या नहीं। वे हमारी शत्रु थीं। पिताजी कभी कभी गुस्से में अम्मा से कहते, तुम सब लोगों ने माँ जी को दुश्मन बनाया हुआ है। मुझे तो डर लगता है कि अगर मैं बूढ़ा और बीमार हो गया तो इस घर में मेरे साथ क्या किया जाएगा। मैं अभी से बता दूं कि मेरे पास नहीं है कोई धन। अपना खून बेचकर मैं तुम सबको पाल रहा हूँ, मुझ पर रहम करना। एक दिन पिताजी ने कहा था, कोई करधन वर्धन नहीं है कहीं, सब मनगढ़ंत है। मेरे पिता मतलब दादाजी कहीं रंगून जर्मनी नहीं गए। पता चला है वे कलकत्ते में ईंट के भट्टे में काम करते थे। माँ तो जन्म से तंबाकू खाती थीं। लत ऐसी चीज़ होती है कि अगर करधन होता तो सोना बेचकर वे तंबाकू मंगवाती। सब झूठ है, कोई करधन नहीं है कहीं। अम्मा उस रात देर तक रोती रहीं। फिर वे कई दिनों तक लगातार रोईं। खाना बनाते, बर्तन धोते, झाड़ू लगाते। वे डर गई थीं, हमारा घर अगर रेत होने से, ख़त्म होने से बच सकता था तो सिर्फ 56 तोले की करधन के करिश्मे से ही बच सकता था। पिताजी का शरीर भी जवाब देने लग गया था। अगर करधन न होता तो वर्षों की धूल और गर्द, घुन के कीड़े और दीवार की खोखल का जादुई संसार हमारे घर को किसी पुराने मिट्टी के टीले में बदल देते, जिसके भीतर हम सबकी हड्डियां दबी होती, हमारा भविष्य भी। उस बार जब पिताजी ने कहा था कि करधन की बात मनगढ़ंत है तो 25 दिनों तक अम्मा रोती रहीं। 25 दिनों तक चाची ने दादी के खाने में धूल और मिट्टी डाली। पिताजी उसी रात कलकत्ते लौट गए थे और फिर 25 रातों तक घर में कोयले से भी ज़्यादा काला और गाढ़ा अंधेरा भर गया था। लालटेन भभक कर बुझ जाती थी। हवा में किसी मरी हुई चीज़ की सड़ी बदबू हमेशा मौजूद रहती। अम्मा ने एक दिन मुझे अंधियारी कोठरी में झाँकने के लिए भेजा था तो मैंने देखा वहाँ दादी की गंजी आंखें जल रही थीं और वो कराह रही थीं। वहाँ पेशाब की गंध भरी हुई थी। ड्योढ़ी पर जस्ते का वही तुचका पिचका भगोना रखा था जिसमें दाल भात था और जिस पर चाची मिट्टी और धूल डाल गई थी। वो खौफनाक युद्ध छिड़ा हुआ था हमारे घर में। दादी एक तरफ थी और पूरा घर दूसरी तरफ था। मैं किधर था ठीक ठीक पता नहीं। काली बिल्ली सारी रात घर में हर कोने में घूमती। दिन भर छप्पर से घुन के कीड़े लकड़ी का बुरादा नीचे गिराते रहते और घर की हर चीज़ धूल और बुरादे से ढक जाती। हम सोकर उठते तो चादर पर हमारे बालों और भौंों पर बुरादा जमा होता। अम्मा, बुआ, चाची सब दिन में कई बार झाड़ू लगाती। आंगन के कोने में धूल, बुरादे और ईंटों के चूरे का खूब ऊंचा ढेर इकट्ठा हो जाता। फिर एक दिन दादा की तस्वीर अम्मा की कोठरी से अपने आप गिर गई और सबने डर और ताज्जुब से देखा कि फ्रेम के भीतर दादा का चेहरा नहीं था। वहाँ कई छोटे बड़े कीड़े थे। उनकी पीठ चमकीले सुनहले रंग की थी। ये तस्वीर की लकड़ी का फ्रेम भी खा चुके थे। अटारी में मैंने देखा कि दादा का लोटा गायब था। गांव की औरतें कहती कि बुढ़िया को उसके बेटे बेटी और बहुओं ने रौरव नरक में डाल रखा है। भगवान किसी को ऐसा बुढ़ापा दिखाने के पहले ही उठा ले। मुझे बहुत पहले की दादी की एक दूसरी स्मृति भी थी। तब हमारे घर में ये लड़ाई इतनी तेज़ नहीं छिड़ी थी और तब दादी भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी। उन्होंने एक दिन अपनी थैली से निकालकर मुझे काठ का पहियों वाला हाथी दिया था और एक रबड़ की गेंद।
दादी भजन भी गाती थीं, जिसको समझना मुश्किल था। हाय दित राम, हाय दित राम। लेकिन ये स्मृति बहुत दूर की थी, वो आज वाली दादी से नहीं जुड़ती थी। अब दादी मुझको पहचानना भूल चुकी थीं। शायद उन्होंने भी मुझे शत्रु मानकर अपनी स्मृति से बाहर निकाल फेंका था। वे हर किसी को भूल गई थीं, इस संसार की भाषा भी। पहले दादी चावल बिल्कुल नहीं खाती थीं। वे उत्तर वाले देश की थीं। दादा के लिए चावल बनता, तब भी वे अपने लिए रोटी अलग से बनाती थीं। लेकिन मैंने जब भी भगोना देखा था, उसमें भात ही देखा था। उनका तंबाकू भी बंद हो चुका था। उनकी पसंद की कोई भी चीज़ अब संसार में नहीं बची थी। अगर कहीं थी भी तो दादी उसे पा नहीं सकती थी। युद्ध में सब जायज़ होता है। दादी पर हर हथियार आजमाया जा रहा था। दादी भी अपने टोने से, अपने शाप से हमारे घर को ख़त्म करने में लगी थी। कभी कभी लगने लगता कि अब दादी की हार हो जाएगी और वे 56 तोले का सोने का करधन निकाल कर आंगन में फेंक देंगी। इस युद्ध का फैसला हो जाएगा। लेकिन लगने लगता कि दादी तो जीत रही हैं। हमारे घर को भीतर भीतर से उन्होंने बिल्कुल जर्जर और खोखला कर डाला है। अंधेरा, बिल्ली, हवा, उनके कीड़े, चूहे, बीमारियां और बुरी खबरों की उनकी फौज बड़ी मुस्तैदी से अपनी लड़ाई में मशगूल थी। फूफा मर गए थे। चाचा को असमिया कुंजड़न ने बैल बनाकर खूंटे से बांध रखा था। पिताजी महीनों घर नहीं आ पाते थे। चाची बांझ रह गई थीं। पानी नहीं बरसता था। हमारे खेत बिक चुके थे। पिछवाड़े की आखिरी ज़मीन गिरवी रखी थी। दादा का पीतल वाला लोटा बेच डाला गया था और उनकी तस्वीर को चमकीले कीड़े खा गए थे। दादी युद्ध जीत रही थी। उस दिन शाम को दादी अंधियारी कोठरी के बाहर निकली। उन्हें 10 दिन से चाची ने खाना नहीं देने दिया था। दादी किसी बीमार लेकिन चलते फिरते कंकाल की तरह दिखाई दे रही थीं और उनके शरीर से पेशाब की गंध निकल रही थी। वे कूड़े के ढेर पर बैठ गई थीं, बिना बोरी बिछाए। उनकी खोपड़ी नंगी थी, उस पर बाल नहीं रह गए थे। उसके नीचे एक लंबी सी पतली गर्दन जिस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। उनकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थीं और वे बाहर की ओर नहीं, अंदर देखती लग रही थीं। पतली गर्दन पर रखी दादी की नंगी खोपड़ी कांप रही थी और उनकी आंखों के गड्ढे से पानी निकल रहा था। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। हाथ हवा में पत्ते की तरह हिल रहे थे। मैंने देखा, बुआ उनको देखकर डर गईं। फिर उन्होंने अम्मा से कहा, माँ को लगता है मलेरिया हो गया है, ज्वर में वे कांप रही हैं। अम्मा ने भी रसोई की खिड़की से दादी को देखा। आंगन के कोने में कूड़े के ढेर पर किसी बूढ़े और बीमार गिद्ध की तरह बैठी दादी बुखार में गा रही थी, हाय दित राम, हाय दित राम। चाची ने कहा, अब बुढ़िया बचेगी नहीं, अकल से काम लो, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। ये आखिरी मौका है। बुढ़िया ने अगर अब दे दिया तो दिया, वरना समझो ये घर ख़त्म। मैंने देखा, चाची दादी के पास गईं, उन्हें कूड़े के ढेर से उठाया वहाँ पकड़कर। दादी की पतली बाहों में सिर्फ हड्डियाँ थीं, जिनके ऊपर बहुत पुरानी चमकीली पपड़ियों और झुर्रियों से भरी पतली त्वचा चढ़ी हुई थी। वे लगातार गाए जा रही थीं, हाय दित राम, बिन धजी का पैना डोलत है, बिन धजी का पैना डोलत है, हाय दित राम। चाची उनके कान में मुंह सटाकर ज़ोर ज़ोर से बोल रही थीं, ओ माँ जी, जेठ जी का तार आया है कि वे बहुत बीमार हैं। उनके पेट में 1.5 सेर की पथरी पड़ गई है। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। माँ जी बता दो करदन कहाँ रखा है, नहीं तो जेठ जी मर जाएंगे। फिर अम्मा भी वहाँ आ गईं। उन्होंने भी दादी को पकड़ लिया था। वे भी दादी के कान में चिल्ला रही थीं, माँ जी रामे अब बचेंगे नहीं, मुन्ना को भी बीमारी हो गई है, वो भी नहीं बचेगा, करधन दे दो। लेकिन साफ लग रहा था कि दादी इस संसार की भाषा भूल चुकी थीं। उनकी नंगी खोपड़ी हिल रही थी, गड्ढे में धंसी आंखों से पानी निकल रहा था, हाथ सूखे पत्तों की तरह काँप रहे थे और पोपले मुंह से वे लगातार गाए जा रही थीं, हाय दित राम, हाय दित राम। उन्हें सन्निपात हो गया था, वे होश में नहीं थीं। तभी चाची चिल्लाईं, बहन जी जरा नीचे देखना, लगता है माँ जी को दस्त लग रहे हैं। सचमुच दादी के पीछे की मैली धोती दस्त से लिथड़ गई थी और पीले रंग का मल आंगन में फैल रहा था। पेशाब की तेज गंध उनके शरीर से उठ रही थी। पूरा घर मल और पेशाब की बदबू से भर गया था। मुझे उल्टी आ रही थी। दादी का कंकाल दस्त से लिथड़ा बुखार में काँप रहा था। हाय दित राम, हाय दित राम। बुआ बाल्टी में पानी भर कर लाईं और चाची ने पूरा पानी दादी के सिर में उड़ेल दिया। दादी की मटमैली धोती उनके कंकाल से चिपक गई थी। आंगन में पानी, दस्त और पेशाब का कीचड़ हो गया था। बदबू और तेज हो गई थी।
दादी उनके कान में चिल्ला रही थी, माँ जी सुनाई देता है? जेठ जी अब बचेंगे नहीं, मुन्ना भी मर रहा है, अब निकाल दो, दे भी दो, ओ माँ जी। दूसरी बाल्टी, तीसरी बाल्टी, फिर चौथी बाल्टी का पानी भी दादी के सिर पर उड़ेला गया। लगा कि उनके कंकाल का हिलना कुछ थमा है। उनकी गर्दन लुढ़क रही थी। गाना बंद हो गया था। उन्हें अम्मा और चाची संभालती हुई अंधियारी कोठरी में ले गईं, लेकिन वहाँ किसी से रहा नहीं गया। वहाँ भी दस्त और पेशाब की तेज बदबू थी। चाची ने कहा, बुढ़िया अपने आप कपड़े बदल लेगी, देखा नहीं बहन जी, उसकी हाड़ में अब भी कितना जोर है। 2 जनों के संभाले नहीं संभलती थी। बुढ़िया अमर घुट्टी पीकर आई है, इतनी आसानी से जाएगी नहीं। बुआ का चेहरा पहली बार मैंने दुखी और स्याह देखा, मगर मुझको तो इस बार कुछ दूसरी बात लगती है। माँ ने ऐसा कभी नहीं किया था। उस रात काली बिल्ली नहीं दिखी। लालटेन से ज़्यादा उजाला फूट रहा था। हवा में ना तो बदबू थी, न मछलियों के पसीने की बीसर गंध, बल्कि 1-2 बार तो मुझे लगा कि उसमें बेले की महक घुली हुई है। वो एक ठीक ठाक और कागज़ की तरह हल्की रात थी। मुझे खूब गहरी नींद आई। दीवारों के भीतर का संसार भी आज सो गया था। अम्मा, बुआ और चाची बातें करती रह गई थीं और मैं सो गया था। सवेरे चाची आंगन में दौड़ती हुई आईं। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आंगन के बीच खड़ी होकर उन्होंने अम्मा को आवाज़ दी, बहन जी जल्दी निकलो, माँ जी नहीं रहीं। मैंने अंधियारी कोठरी झांक ली। अम्मा बर्तन छोड़कर आंगन में निकल आईं। उन्होंने चूल्हे में पानी डाल दिया था। फिर बुआ के रोने की आवाज़ उठने लगी। थोड़ी देर बाद वे तीनों एक लय में रो रही थीं, किसी संगीत की तरह। फिर गांव की औरतें आने लगीं। आंगन भर गया। पूरे घर में औरतों के रोने की आवाज़ भर आई थी। मैं रो रहा था और चुपके चुपके ये भी ताड़ रहा था कि इतनी औरतों में से कोई औरत किसी और चीज़ में अपने आप को बदलती है या नहीं। मेरी हिम्मत अंधियारी कोठरी की ओर जाने की नहीं हो रही थी। हालांकि मैं एक बार चौखट से झांककर अंदर देखना चाहता था। क्या पता अब भी वहाँ दादी की कच्ची आंखें जल रही हों और मैं पूछूं तो वे घुर्रा कर बोलेंगी, मैं जस्ते के उस भगोने को भी एक बार देखना चाहता था जिसमें दादी को खाना दिया जाता था और जिसमें चाची धूल और मिट्टी डाल आती थीं। दोपहर तक दादी को तालाब के किनारे पर जला दिया गया। उस रात फिर अंधेरा ज़्यादा गहरा नहीं था। केवड़े की महक भी हवा में थी। दीवार के भीतर का अजगर भाप जैसी सांस नहीं छोड़ रहा था। लेकिन मुझे एक आध बार ऐसा भ्रम जरूर हुआ था कि वहाँ से दादी के गाने की धीमी और बहुत बारीक आवाज़ आ रही थी, हाय दितराम, हाय दितराम। 7वें दिन पिताजी आ गए। चाचा को भी तार दिया गया था, लेकिन ना तो उनका जवाब आया ना वे आए। उन्हें तो असमिया कुंजड़िन ने बैल बना रखा था। जिस दिन दादी का 10वां हुआ उसी शाम पिताजी अंधियारी कोठरी में घुसे थे। दादी की छोटी कोठरी में जो चीज़ें थी उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। 4-5 सूखे हुए काले अमरूदों के साथ एक लकड़ी की काली गेंद भी थी जो कई वर्ष पहले रबड़ की रही होगी। एक थैली में काठ का एक छोटा सा घोड़ा था, पहियों वाला, जो अब कोयले में बदल चुका था। एक पुटली में गुड़ के 2 ढेले थे जो मिट्टी हो चुके थे। बाकी फटे हुए कपड़े चिथरे थे। यह दादी का कुल असबाब था। चाची ने अंधियारी कोठरी में अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी थी। दादी की खाट को तालाब में फेंक दिया गया था, जहाँ से डोम उसे निकाल कर ले गया होगा। पिताजी सब्बल से अंधियारी कोठरी का फर्श और दीवारें खोद रहे थे। अम्मा लक्ष्मी सहस्र स्तोत्र का जाप कर रही थीं, जिससे करधन मिल जाए। बुआ तसले में अंधियारी कोठरी से मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर फेंक रही थीं। पिताजी के सब्बल चलाने की आवाज़ लगातार आ रही थी। पूरे घर में अजवायन और धूप जलाई गई थी। चाची ने मुझे गोद में उठा लिया था। अब सब ठीक हो जाएगा। यानी अब दादी का जादू ख़त्म होने वाला था। दादी मर चुकी थी और अब हमारी जीत होने वाली थी। अब हमारा घर धूल में नहीं बदलेगा। सारा छप्पर बदल दिया जाएगा। दीवार की खोखल में सीमेंट गारा भर दिया जाएगा। चारों खेत वापस लौट आएंगे। पिताजी मारवाड़ी सेठ के मुन्नी में छोड़ देंगे और घर में रहेंगे। पिछवाड़े की ज़मीन फिर हमारी हो जाएगी। चाचा गुवाहाटी से लौट आएंगे और असमिया कुंजड़न हमारे घर का पानी बर्तन करेगी, खेतों में काम करेगी। मैं स्कूल जाने लगूँगा। अम्मा की बीमारी ठीक हो जाएगी। हवा में से केकड़े की महक आएगी और हमारे घर में कई लालटेनें होंगी, टॉर्च भी होगी। अम्मा ज़ोर ज़ोर से पाठ कर रही थीं। बुआ तसले में मिट्टी और ढेले अंधियारी कोठरी से निकाल निकाल कर बाहर फेंक रही थीं। वहाँ पर मिट्टी का ढेर लगता जा रहा था। रात हो रही थी। चाची मेरे पास बैठी हुई थीं। मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला।
आधी रात को शोर और रोने पीटने की आवाज़ों से मेरी नींद अचानक खुली। अम्मा बुआ रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। लालटेन आंगन के बीच में रखी थी और उसकी मटमैली रोशनी में आंगन के चारों ओर ईंट और मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे थे। परली तरफ पिताजी का शरीर हिल रहा था। उनके हाथ में कुदाल थी। वे अंधियारी कोठरी का फर्श और दीवारें खोद चुके थे और अब उस तरफ से घर को खोदते हुए आगे बढ़े आ रहे थे, किसी विनाशकारी प्रेत की तरह। धप धप उनकी कुदाल चल रही थी। मैं डर गया। पिताजी को मैंने इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। वे मिट्टी और धूल में लिथड़े हुए थे। हर बार उनके गले से हुंकार की आवाज़ निकलती और कुदाल नीचे गिरती। मैं डर गया था और रोने लगा था। चाची ने धीरे से कहा, पता नहीं जेठ जी के दिमाग को अचानक क्या हो गया। बुढ़िया ने ज़रूर अंधियारी कोठरी में कोई टोना टोटका कर रखा था। जब से वे कोठरी से बाहर निकले हैं उनकी आंखें लाल हैं और दिमाग सनक गया है। हे भगवान, अब तुम ही रक्षक हो। पिताजी घर को खोदते हुए आगे बढ़ रहे थे। लालटेन भभक रही थी। हवा में किसी मरी हुई चीज़ की सड़ी बदबू थी। दीवार के भीतर के संसार से रहस्यपूर्ण आवाज़ें उठने लगी थीं। वहाँ तेज़ी से खटपट हो रही थी। कुछ चीज़ें गढ़ी और कुछ तोड़ी जा रही थीं। मैंने देखा कि छप्पर के घुन के कीड़ों ने इतना बुरादा गिराया था कि मेरी चादर, बाल, भौएं ढक गई थीं। चाची, अम्मा, बुआ सब बुरादे से ढक गए थे। घर के फर्श पर धूल और बुरादा जमा होता जा रहा था। लालटेन भभक कर बुझ गई थी और जिधर अंधियारी कोठरी थी, जिधर से पिताजी घर को खोदते हुए आगे बढ़ रहे थे, उधर अंधेरे में दो कंजी आंखें जल रही थीं। थोड़ी देर बाद काली बिल्ली पूरे घर में घूमने लगी। अम्मा और बुआ के रोने के साथ बीच बीच में वो भी विलाप करने लगती। अभी आप सुन रहे थे लेखक उदय प्रकाश जी की कहानी 56 तोले की करधन।